नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सीधी लेकिन मुश्किल पहेली सुलझाने की कोशिश करेंगे। अपनी मेहनत की कमाई को दौलत में कैसे बदला जाए। हमारे हाथ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नाम की किताब के कुछ हिस्से लगे हैं जिनका दावा है कि सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं बल्कि पैसे की समझ जिंदगी की कई बड़ी मुश्किलों को हल कर सकती है। बिल्कुल। और इसकी नींव एक बहुत ही दिलचस्प सोच पर रखी है। पैसे के लिए काम करना बंद करो और पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल यह है कि ये होता कैसे है। हाँ, ये स्रोत हमें इसी का रास्ता दिखाते हैं। तो चलिए इसकी गहराई से पड़ताल करते हैं। हम एक कमाल की कहानी से शुरू करेंगे, देखेंगे कि इनकम कितने तरह की होती है और ये सब हमारी सोच से कैसे जुड़ा है। और देखेंगे कि ये सब बातें हमारे यानी भारतीय संदर्भ में कितनी मायने रखती हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है लेखक के एक दोस्त से जिसकी एक बहुत ही आम परेशानी थी। बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई। हाँ, बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ना। वो हर महीने $300 बचा रहा था, लेकिन कई साल बाद भी उसके पास सिर्फ $12,000 जमा हुए थे। मतलब जिस रफ्तार से वो चल रहा था, मंजिल तो बहुत ही दूर थी। बहुत दूर। और यहीं पर एक पारंपरिक सोच को चुनौती दी गई। आम सलाह तो यही होती है, और ज्यादा बचत करो, खर्चे कम करो। लेकिन यहाँ सलाह कुछ और ही मिली। सलाह मिली कि उस बचत का एक हिस्सा निवेश करो। एक मिनट, मतलब बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई के लिए जो पैसे बड़ी मुश्किल से जोड़े हैं उन्हें उठाकर निवेश कर दो। हाँ, ये तो सुनने में बहुत जोखिम भरा लगता है और शायद होता भी अगर आंख बंद करके किया जाता। लेकिन यहाँ समझदारी दिखाई गई। कैसे? उस समय फीनिक्स में रियल एस्टेट का बाजार बिल्कुल डूबा हुआ था। लोग घर बेचने के लिए तरस रहे थे। अच्छा। ये वो समय था जब ज्यादातर लोग डर के बाजार से बाहर थे। लेकिन जैसा वॉरेन बफे कहते हैं, जब दूसरे लालची हों तो डरो और जब दूसरे डर रहे हों तो लालची बनो। $7,900 निकालकर एक घर खरीदने का फैसला किया। और घर की कीमत थी $1,02,000। लेकिन उसे मिला सिर्फ $79,000 में, क्योंकि मालिक को नौकरी जाने की वजह से जल्दी बेचना था। मतलब एक मजबूर बिकवाली का फायदा उठाया गया। और यहीं पर पहला बड़ा सबक है, उसने पूरा पैसा नहीं दिया। हाँ, सिर्फ 10% डाउन पेमेंट दी, बाकी बैंक से लोन। और घर मिलते ही उसे किराए पर चढ़ा दिया। अब यहाँ पर असली जादू होता है। क्या जादू? घर का किराया इतना आया कि बैंक की किश्त, प्रॉपर्टी टैक्स और सारे खर्चे निकालने के बाद भी हर महीने $125 जेब में बच रहे थे। वाह, मतलब एक्स्ट्रा इनकम। और ये $125 ही असली कहानी है। यहीं पर वो घर जो पहले सिर्फ एक खरीद थी, अब एक संपत्ति यानी एसेट बन गया। अच्छा, ये संपत्ति और देनदारी वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, देखिए, संपत्ति और देनदारी में एक बहुत ही सरल सा फर्क है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। हर महीने जेब से जाती तो वो एक देनदारी होती। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इसी एक लेन देन में हम आय के दो अलग अलग प्रकार भी देख सकते हैं। कौन कौन से? उस दोस्त की नौकरी से जो तनख्वाह आती थी वो थी साधारण अर्जित आय, मतलब ऑर्डिनरी अर्न्ड इनकम। वो पैसा जिसके लिए आप अपना समय और मेहनत देते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो $125 हर महीने बिना कुछ किए आ रहे थे, ये थी निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम। अच्छा। अमीर बनने का पूरा खेल इसी अर्जित आय को निष्क्रिय आय में बदलने का है। वाह, तो कहानी के अंदर ही पूरा फ्रेमवर्क छपा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है ना? नहीं, यहाँ तो बस शुरुआत हुई थी। योजना थी कि घर को 12 साल तक किराए पर रखा जाएगा। लेकिन सिर्फ 3 साल बाद फीनिक्स का रियल एस्टेट मार्केट पलट गया और उसमें जबरदस्त तेजी आ गई। और हुआ ये कि उसी किराएदार ने वो घर $1506,000 में खरीदने की पेशकश कर दी। सोचिए, $79,000 में खरीदा हुआ घर 3 साल में लगभग दोगुना हो गया। तो मुनाफा हुआ करीब $80,000 का। अब यहाँ एक आम इंसान क्या करता? वो घर बेचता, मुनाफे पर सरकार को कैपिटल गेन टैक्स देता और बचे हुए पैसों से खुश हो जाता। हाँ, लेकिन यहाँ एक और स्मार्ट कदम उठाया गया जिसे 1031 टैक्स डेफर्ड एक्सचेंज कहते हैं। ये 1031 एक्सचेंज, ये क्या चीज़ है? सुनने में काफी तकनीकी लग रहा है। और क्या ऐसे कुछ भारत में भी होता है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि टैक्स बचाना तो हर कोई चाहता है। बिल्कुल। देखिए, 1031 एक्सचेंज अमेरिका का एक टैक्स कानून है जो आपको अपनी निवेश संपत्ति बेचकर हुए मुनाफे को अगर आप एक तय समय के अंदर वैसी ही किसी दूसरी संपत्ति में लगा देते हैं तो उस मुनाफे पर लगने वाले टैक्स को टालने की इजाजत देता है। मतलब टैक्स माफ नहीं होता? नहीं, ध्यान दीजिए, टैक्स माफ नहीं होता,
बस आगे के लिए टल जाता है। तो क्या भारत में निवेशकों के लिए ऐसा कोई रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है। बस नाम और नियम थोड़े अलग हैं। जैसे भारत में इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 54 आपको एक घर बेचकर हुए मुनाफे पर टैक्स बचाने का मौका देता है अगर आप उस पैसे से एक निश्चित समय के अंदर दूसरा घर खरीद लेते हैं। अच्छा। इसी तरह सेक्शन 54 EC के तहत आप किसी भी संपत्ति से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स बचा सकते हैं अगर आप उस मुनाफे को सरकार द्वारा बताए गए कुछ खास बॉन्ड्स में 6 महीने के अंदर निवेश कर दें। तो सिद्धांत वही है? सिद्धांत वही है। मुनाफे को खर्च करने के बजाय उसे दोबारा निवेश करके टैक्स बचाना और अपनी दौलत को और तेजी से बढ़ाना। ये तो कमाल की जानकारी है। तो दोस्त ने उस $80,000 के मुनाफे को टैक्स दिए बिना एक मिनी स्टोरेज फैसिलिटी में लगा दिया, और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जहां पहले हर महीने $125 की निष्क्रिय आय हो रही थी, वो अब बढ़कर लगभग $1,000 प्रति माह हो गई। $125 से सीधे $1,000, ये तो बहुत बड़ी छलांग है। और ये पैसा भी सीधे कॉलेज फंड में जाने लगा। वाह। और रुकिए, कुछ साल बाद वो मिनी वेयरहाउस भी बिका और उससे मिले लगभग $3,30,000। और उस पैसे का क्या हुआ? इस पैसे को एक नए बड़े प्रोजेक्ट में लगाया गया, जिससे अब हर महीने $3,000 से ज्यादा की आमदनी हो रही है। ये सब बच्चों के कॉलेज फंड में जा रहा है। मतलब अब उस दोस्त को बच्चों की पढ़ाई की कोई चिंता नहीं है? कोई चिंता नहीं। ये तो अविश्वसनीय है। $7,900 से शुरू हुई कहानी आज हर महीने $3,000 की आमदनी कर पहुंच गई। लेकिन ये कहानी जितनी प्रेरणा देती है उतना ही डराती भी है। ऐसा लगता है कि ये सब करने के लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह चाहिए, बहुत सारी जानकारी चाहिए। एक आम आदमी ये सब कैसे करेगा? और यहीं हम इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। किताब का तर्क है कि सबसे बड़ी रुकावट पैसे की कमी नहीं, बल्कि सही मानसिकता और शिक्षा की कमी है। सही मानसिकता? हाँ, स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली लाइन है, पैसा केवल एक विचार है। इसका क्या मतलब हुआ? पैसा तो असली होता है, नोट होते हैं, सिक्के होते हैं। इसका मतलब है कि दौलत आपके हाथ में आने से पहले आपके दिमाग में बनती है। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है या सबसे बड़ी देनदारी। लेखक एक और मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच, मतलब सोचो और अमीर बनो का जिक्र करते हैं। ध्यान दें, किताब का नाम वर्क हार्ड एंड ग्रो रिच नहीं है। सही बात है। उस दोस्त ने पहले सोचा, अवसर को पहचाना और फिर कदम उठाया। अगर वो सिर्फ कड़ी मेहनत करके $300 बचाता रहता तो वो आज भी वहीं होता। ये बात वॉरेन बफे के उस उद्धरण से जुड़ती है जो स्रोत में दिया गया है, जोखिम यह न जानने से आता है कि आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। यानी लोग रियल एस्टेट या शेयर बाजार को जोखिम भरा इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने उसे समझने में कभी समय ही नहीं लगाया। बिल्कुल। और इसीलिए लेखक ने कैश फ्लो जैसे एजुकेशनल बोर्ड गेम्स बनाए। उनका मकसद लोगों को खेल खेल में बिना असली पैसा गंवाए निवेश के सिद्धांत सिखाना है। मैंने इन गेम्स के बारे में सुना है। ये सिखाते कैसे हैं? ये खेल एक तरह का सिम्युलेटर है। ये आपको सिखाते हैं कि अपनी अर्जित आय को, मतलब आपकी तनख्वाह को, निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय में कैसे बदलना है। पोर्टफोलियो आय मतलब स्टॉक, बॉन्ड वगैरह से? हाँ, और खेल में बाजार ऊपर भी जाता है और अचानक गिर भी जाता है। ये आपको सिखाता है कि एक असली निवेशक दोनों ही सूरतों में पैसा कैसे बना सकता है। जबकि ज्यादातर लोग तो सिर्फ तभी पैसा बनाते हैं जब बाजार चढ़ रहा हो और बाजार के गिरने के नाम से ही कांपने लगते हैं। तो ये खेल हारने के डर को कम करते हैं, जो शायद ज्यादातर लोगों को पहला कदम उठाने से ही रोक देता है। हाँ, और ये वित्तीय आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। मैंने देखा है जब लोग इसे खेलते हैं तो शुरू में वही गलतियां करते हैं जो असल जिंदगी में करते हैं। जैसे बड़े तनख्वाह मिलते ही महंगी कार खरीद लेते हैं और फिर EMI के जाल में फंस जाते हैं। हाँ। ये खेल एक आईना दिखाता है। स्रोत में एक दिलचस्प बात कही गई है। जब कोई कहता है कि ये खेल महंगे हैं तो लेखक एक सवाल पूछते हैं। क्या सवाल? वो पूछते हैं, क्या ये एक कॉलेज की शिक्षा से ज्यादा महंगे हैं, या क्या ये पूरी जिंदगी सिर्फ मेहनत करके पैसा कमाने, उस पर भारी टैक्स चुकाने और फिर बाजार में अपना पैसा खोने के डर में जीने से ज्यादा महंगे हैं? ये सवाल आपको वित्तीय शिक्षा की असली कीमत का एहसास कराता है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, वित्तीय आजादी का रास्ता सिर्फ पैसे बचाने से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई को ऐसी संपत्ति में बदलने से होकर गुजरता है जो आपके लिए पैसा कमाए। सही, अर्जित आय को निष्क्रिय आय में बदलना। दूसरी बात, शुरुआत करने के लिए लाखों करोड़ों की जरूरत नहीं है।
उस कहानी में सिर्फ $7,900 से एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया गया जो रिटायरमेंट तक का इंतजाम कर सकता है। इसके लिए पैसे से ज्यादा सही ज्ञान और अवसर को पहचानने वाली नजर चाहिए। और वो नजर वित्तीय शिक्षा से आती है। हाँ। और आखिरी बात जो मुझे सबसे ज्यादा असरदार लगी वो ये कि हमारे हाथ में आने वाला हर एक रुपया एक चुनाव है। हर रुपया हमें ये तय करने की शक्ति देता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, गरीब, मध्यम वर्गीय या अमीर। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर कोई उस रुपए को बिना सोचे समझे उड़ा देता है तो वो गरीबी का चुनाव कर रहा है। अगर उसे देनदारियों पर खर्च करता है, जैसे लेटेस्ट फोन या बड़ी गाड़ी, तो वो मध्यम वर्गीय बने रहने का चुनाव कर रहा है। लेकिन अगर कोई उस रुपए को अपने दिमाग में निवेश करता है, नई चीजें सीखता है, संपत्ति बनाना सीखता है, तो वो दौलत को अपने भविष्य के रूप में चुन रहा है। और ये चुनाव कल नहीं, आज करना है। हर दिन हर रुपए के साथ। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है कि भविष्य हमारे आज के छोटे छोटे फैसलों से बनता है। बिल्कुल। स्रोत का अंत इसी विचार के साथ होता है कि हम सबके पास 2 अनमोल तोहफे हैं, हमारा दिमाग और हमारा समय। इनका इस्तेमाल कैसे करना है, ये पूरी तरह हम पर है। तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज बाहर की दुनिया में एक भी रुपया निवेश करने से पहले वो एक छोटा कदम क्या हो सकता है जो कोई अपने वित्तीय दिमाग में निवेश करने के लिए उठा सकता है? जैसे कि शायद किसी किताब का एक चैप्टर पढ़ना, कोई नया कौशल सीखना, या बस एक हफ्ते के लिए अपने खर्चों को एक अलग नजरिए से देखना शुरू करना। क्योंकि असली दौलत बनाने का खेल बैंक अकाउंट में शुरू होने से पहले हमारे दिमाग के अंदर शुरू होता है।